जब जब इनकी नीतियों से लोग दुखी होते हैं और परेशान होते हैं और वो तय कर लेते हैं कि अब इनको बदलना है, तब तब ये धर्म को खतरे में बताना शुरू कर देते हैं। जब जब चुनाव आएगा या तो कहीं कोई दंगा करा देंगे या कोई कहीं हमला करवा देंगे, धर्म के नाम पर पोलराइज करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। भारत में इन कट्टरपंथियों की वजह से इंसान खतरे में है। धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं। चूंकि पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, तो अगर केवल पेट भरना है तो जब हम गुलाम थे तब भी पेट तो भर ही रहते, चाहे पूरा ना भरे। ये जो हमारी संख्या है ये दर्शाती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक हैं। और जब दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है तो इसका मतलब दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे बहुजन समाज के अंदर है। अरे भाई, देश को बेचकर, देश के संसाधनों को बेचकर 6 लाख करोड़ क्या 50 लाख करोड़ इकट्ठा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं दिल्ली में हूं। मेरे साथ दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। हालांकि उनकी पहचान मंत्री से ज्यादा इस तौर पर है कि सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संरक्षक के बतौर वो काम कर रहे हैं। मिशन जय भीम क्या है? बेसिकली मिशन जय भीम हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सब लोगों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा थी कि एक समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो, जहां किसी का शोषण ना हो, सबको आगे बढ़ने के समान अवसर हो। तो वो बाबा साहेब की विचारधारा, जिसको बाद में माननीय कांसीराम साहब भी लेके चले, उस विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, चूंकि बीच में वैक्यूम है, धीरे धीरे रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं और एजुकेशन इतनी महंगी हो गई जो हमारे हाथ से छिनती जा रही है। तो ऐसे हालात में राजनीतिक पार्टियां तो हैं, लेकिन सामाजिक संगठन जो दबाव समूह का काम किसी भी प्रजातांत्रिक देश में करते हैं, उसका नितांत अभाव है। उसके लिए बाबा साहेब की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा, फूले की विचारधारा, उसको पेरियार की विचारधारा को आगे लेके जाने के लिए इस संगठन का हमारे समाज के बुद्धिजीवियों ने इसका स्थापना किया और मुझे उसका एक तरह से संरक्षक की भूमिका में मुझे भी रखा है। मैं अभी मुंबई गया था कुछ दिन पूर्व, तो बाबा साहब के जो पोते हैं भीमराव अम्बेडकर, वो भी इसी तरह की बात बता रहे थे कि 10 करोड़ लोगों को बुद्धिस्ट बनाना है। तो क्या सब जितने भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, सारे लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं? सब लोग एक टीम में हैं, एक साथ मिलके कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बेहद खुशी का क्षण है और बेहद गंभीरता के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे लोगों ने धीरे धीरे इस बात का एहसास कर लिया है कि हमारे बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बेहद रिच थी और सम्राट अशोक के टाइम पे बुद्ध का शासन था, लेके म्यांमार से काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था। और मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने छल कपट से करके और देश से 84,000 बौद्ध मठों को तुड़वाया और हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई और फिर विषमता पर आधारित, जाति और भेद पर आधारित, वर्ण व्यवस्था पर आधारित और जुल्म पर आधारित, शोषण पर आधारित व्यवस्था को भारत में दोबारा से कायम किया। और उसके बाद से लगातार भारत अर्थव्यवस्था के तौर पे भी पिछड़ रहा है और सामाजिक तौर पे हम लोग सांस्कृतिक तौर पे बेहद पिछड़ गए। लेकिन चूंकि अब देश के लोगों ने इस बात का एहसास किया है कि भारत बुद्ध का देश है और विदेशों में भी भारत बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि जब बुद्ध का शासन था सम्राट अशोक का और उसके बाद लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी तक विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए भारत की यूनिवर्सिटीज में आते थे, चाहे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, और भी अनेकों यूनिवर्सिटीज थी। लेकिन जब से ये व्यवस्था बदली गई है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे देश के जो शिक्षा का स्तर है वो उस लेवल का नहीं रहा कि विदेश के बच्चे यहाँ आए, बल्कि भारत से अब लोग विदेश जाने लगे हैं। इससे भारत की गरिमा को चोट पहुंची है। तो भारत की गरिमा बढ़े, भारत दोबारा उसी गौरवपूर्ण बौद्ध के धम्म के साथ आगे बढ़े, जहाँ समता हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, न्याय हो, तो उसी पे भारत दोबारा से मजबूत होगा। उस संकल्पना के साथ सब लोगों ने मिलके 10 करोड़ लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। उसकी तैयारी पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए जो बहुजन समाज के लोग हैं
वो सब लोग भी उस मिशन से जुड़ गए हैं। समय कुछ नियत किया गया है कि कब ऐसा होगा? ये अक्टूबर में शायद 1 तारीख को अशोक विजयदशमी है, यानी जिस दिन अशोक विजयदशमी होगी 2025 में, 2025। उस दिन ये आयोजन होगा। देश में लाखों जगह पर, अलग अलग जगह पर वहाँ लोग आयोजन करेंगे और सारी हमारे बहुजन समाज की संस्थाएं सब मिलकर इसके एक साथ इस आयोजन को करने वाले हैं और भारत के गौरव को फिर से हम लोग बढ़ाने वाले हैं। मान लीजिए 10 करोड़ का लक्ष्य आप हासिल भी कर लेते हैं, तो जो भूखे पेट व्यक्ति बुद्धिस्ट बनेगा उसको क्या फायदा है बौद्ध बन जाने का? देखिए, आदमी को सबसे पहले तो स्वाभिमान और इज्जत की चिंता होती है, क्योंकि पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। तो अगर केवल पेट भरना है तो जब हम गुलाम थे तब भी पेट तो भर ही रहते, चाहे पूरा ना भरे। एक आज़ाद इंसान में और गुलाम में ये फर्क होता है कि आज़ाद इंसान स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जीता है और अपने फैसले विवेक और बुद्धि से लेता है। तो हम ये कह रहे हैं कि चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो या मुस्लिम हो, ऐसा कौन है जिसको नहीं चाहिए कि वो बुद्धि और विवेक से अपने जीवन के फैसले ले? तो जो भी कोई अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से ले, जो भी कोई समता, मैत्री, भाईचारे में और न्याय में भरोसा रखता हो, हर वो व्यक्ति बौद्ध है। हर उसके लिए यहाँ रास्ते खुले हैं। यानी आपको कट्टरपन को छोड़कर समता और मैत्री के रास्ते पर, करुणा के रास्ते पर, शील के रास्ते पर आना होगा और उसके लिए जो तैयार है वही बौद्ध है। कोई बौद्ध जो है वो हिंदू मुस्लिम की तरह कोई धर्म नहीं है। बौद्ध एक जीवन पद्धति है। उस जीवन पद्धति को आप अपने दिनचर्या में लाते हैं, अपने जीवन में अगर उसको आचरण में लाते हैं तो आपके जीवन से बहुत सारे जो मानसिक जनित जो कष्ट हैं, वो मानसिक जनित कष्ट ही ज्यादा होते हैं, शारीरिक कम होते हैं। क्योंकि शारीरिक तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो मानसिक जनित रोग हैं वो तो आपका जब मन शुद्ध हो जाएगा और आपके मन में करुणा पैदा हो जाएगी, शील हो जाएगा और आप अष्टांगिक मार्ग का आचरण करेंगे और दूसरे का बुरा नहीं चाहेंगे, सबके भले के लिए कल्याण की भावना के साथ काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे भारत जैसे पहले विश्व गुरु था फिर से उसी तरह विश्व गुरु बनेगा। और किसी भी धर्म के लोग अपने कट्टरपन को छोड़कर और जो असमानता पर आधारित सोच को त्याग कर अगर समतावादी सोच के साथ आते हैं तो सबका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि मान लीजिए वो बुद्धिस्ट अपने कॉलम में लिखना शुरू करते हैं तो जो रिजर्वेशन है उसकी स्थिति क्या रहेगी? मान लीजिए ओबीसी है या एससी का व्यक्ति बुद्धिस्ट बनता है तो उसकी रिजर्वेशन की स्थिति क्या है? रिजर्वेशन उसका रहेगा। इसके ऊपर संसद के अंदर कानून पास होकर केंद्र सरकार के द्वारा ऑलरेडी लागू हो चुका, उसके कॉपी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा कि आप अपना जाति के कॉलम के बाद धर्म के कॉलम में आप बौद्ध लिखते हैं तो आपकी जो स्टेटस चेंज नहीं होगा, आपको सर्टिफिकेट इशू वहाँ के डीएम्स करेंगे। डीएम्स को ऑलरेडी गाइडलाइंस दी हुई है और आपका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। ऐसे माहौल में जब कुछ भी बोलते हैं, आप मंत्री की हैसियत से कुछ भी बोलते हैं, मैं पत्रकार की हैसियत से बोलता हूँ, एक्टिविस्ट की हैसियत से कोई कुछ बोलता है, तो अंकुश और पहरा लगाने की बात हो रही है। क्या मानते हैं आपके जो अभियान पूरा चल रहा है जय भीम मिशन, जय भीम से या आर्थिक रूप से ढांचा सुधारने को लेकर के कुछ सफलता मिली है पिछले कुछ सालों में? नहीं, बहुत सफलता मिली है। अभी तो मिशन जय भीम को बने 1 ही साल हुआ है। अभी 27 तारीख को उसका हमने आयोजन किया था, प्रोग्राम किया था 1 साल होने पे, और हमने बहुत कम लोग बुलाए थे, उसके बाद भी इतने मात्रा में लोग और जिस क्वालिटी के लोग आए और जिस समर्पण भाव से लोग आए और जो उनके चेहरे की जो खुशी थी वो अपने आप उनके मन की भावना को व्यक्त कर रही थी। तो मैं समझता हूँ कि हमने 1 साल में बहुत अचीव किया है। पूरे देश ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से संपर्क बना है और एक विचार एक आगे बढ़ा है और उसके साथ लोग बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी विचार बना है कि हम बहुजन समाज के जो लोग हैं, भारत में 135 करोड़ की जनसंख्या है जिसमें 115 करोड़ के करीब बहुजन समाज के लोग हैं और ये जो हमारी संख्या है ये दर्शाती है कि हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक हैं। और जब दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है तो इसका मतलब दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ताकत हमारे बहुजन समाज के अंदर है। वो अलग बात है कि किसी ने उसको पहचाना नहीं, सब अपने राजनीतिक कुर्सी वगैरह के चक्कर में लगे रहते हैं। मिशन जय भीम में भी कुछ आर्थिक रूप से संपन्न कराने के लिए निश्चित तौर पर एक तो हम लोग बहुत जल्दी अपनी वेबसाइट मिशन जय भीम की तो बन चुकी है, लेकिन एमजेबी एंटरप्राइजेज जो हमने रजिस्टर कराया उस सब साथियों ने मिलके
उसके माध्यम से बहुत जल्दी हम अलग अलग तरह के जो स्किल के जो लोग हैं उनको एम्पैनल करने वाले। अब आप सपोज करो आपके घर में एसी है, वो खराब हो जाए तो आपको एसी ठीक तुरंत करवाना चाहोगे, तो आप किसी न किसी मैकेनिक को तो बुलाओगे ना, और वो मैकेनिक बेचारा जिस दुकान पे काम कर रहा है उसको आधे से भी कम पैसे मिलते हैं। तो यहाँ कम से कम ये होगा कि मिशन जय भीम उसको पूरा पैसा देगा और उसको रोजगार के अवसर अवेलेबल कराएगा, और साथ ही साथ हम अपनी आर्थिक नीतियां तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से लिमिटेड आर्थिक मदद हो सकती है, लेकिन हम लोग अपनी शक्ति को अगर पहचाने तो हम खुद एक आर्थिक शक्ति के रूप में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मतलब इस तौर पे कह सकते हैं कि बहुजन अपना काम बहुजन लोगों से ही कराएं, आपस का पैसा आपस में ही जाए। देखिए, ये इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको जो सामान आप खरीदते हैं, जिस कंपनी का खरीदते हैं, आप लेने बाजार जाते हैं, अपना 1-2 घंटे खर्च करते हैं, और अगर उतने ही पैसे में या उससे भी 10 पैसे कम में आपके घर पे पैकेट में आपका ही कोई समाज का आदमी भेज दे, तो क्या आप लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, और इससे कम से कम कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ जो ये जो मिशन मूवमेंट है, इसको चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए वो खर्चा भी निकल जाएगा उससे। आपको हमें अपना मीडिया भी तो खड़ा करना है, अपने संस्थान भी तो खड़े करने हैं। आखिर सरकार के दम पर कब तक रहेगा? भारत सरकार तो वैसे भी आज ऐसी सरकार है केंद्र में, इस सरकार ने और जो पिछली सरकार रही है, इन्होंने मिलकर तो देश के ज्यादातर संसाधनों को बेच दिया है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसको आने वाले सालों में बेच देंगे, तो हम लोग की देश की स्थिति क्या होगी? देश की अर्थव्यवस्था को तो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। आपने देखा होगा भी, निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी कि सरकार के खाते में 6 लाख करोड़ आएगा। अरे भाई, देश को बेचकर, देश के संसाधनों को बेचकर 6 लाख करोड़ क्या आप 50 लाख करोड़ इकट्ठा कर लो? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप जैसे लोग लगातार इस तरह की बात करते हैं, तमाम सामाजिक संगठन भी इस तरह की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, निजीकरण हो रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा आंदोलन प्रदर्शन हुआ। इन सब के बावजूद कौन सी घुट्टी है जो पिला दी गई है कि 200 रुपये पेट्रोल हो जाएगा तब भी इसी धार्मिक एजेंडे में ही फंसे रहेंगे? इसका ना एक ही कारण है सिर्फ, जब सत्ता में बैठे हुए इन लोगों की पकड़ कमजोर होती है, जब इनकी नीतियों से लोग दुखी होते हैं और परेशान होते हैं और वो तय कर लेते हैं कि अब इनको बदलना है, तब ये धर्म को खतरे में बताना शुरू कर देते हैं। जब चुनाव आएगा, या तो कहीं कोई दंगा करा देंगे, या कोई कहीं हमला करवा देंगे, या कोई इस तरह की एक कि हिंदू धर्म खतरे में या मुस्लिम धर्म खतरे में, इस तरह की एक सुर्री छोड़ेंगे और लोगों को पोलराइज करते हैं। ये लोग बेसिकली धर्म के नाम पर पोलराइज करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। भारत में इन कट्टरपंथियों की वजह से इंसान खतरे में है, और हम ये सब होने नहीं देंगे। इनकी एक ही जो चाल है वो बार बार नहीं चली जा सकती। अभी तक ये कई बार इसी तरह की सेम चाल को चल के सफल हुए हैं, लेकिन हमारा काम ही है कि हम लोगों को जागरूक करें और लोग इनकी चाल में ना आए, बल्कि जो जनता के लिए काम करे, जो ईमानदारी से हेल्थ एजुकेशन को प्रायोरिटीज दे। क्योंकि अगर गरीब के बच्चे को सरकारी खर्चे पे अच्छी एजुकेशन दे दो, बीमार होने पर अच्छा सरकारी खर्चे पे इलाज दे दो, उसके बाद तो वो बच्चा अपने जब पढ़ लेगा तो अपने आप काबिल होकर अपने लिए रास्ता बना लेगा। तो जो पार्टियां देश के लोगों के लिए सरकारी खर्चे पे अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती, अच्छी हेल्थ सर्विस नहीं दे सकती, ऐसी पार्टियों को तो वैसे भी सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। तो मतलब सकारात्मक हैं आप पूरी तरीके से कि पाखंड विश्वास के खिलाफ माहौल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। उसकी गति पिछले कुछ सालों में बहुत तेज गति से बढ़ी है, और उसकी वजह से कट्टरपंथी ताकतें परेशान भी हैं। गूंगी बहरी राजनीति की इस दौर में राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे लोग जो राजनीति में हैं, वो लगातार ये एहसास कराते हैं कि नहीं, बोलने वाले करने वाले लोग भी जीवित हैं। इसलिए तमाम सारे जो बहुजन समाज का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए इनकी वाणी एक संजीवनी की तरह है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने मिशन में, अभियान में सफल होंगे और इसी तरीके से पॉजिटिविटी समाज में फैलाते रहेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख